हेलो। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी खामी की वजह से अभी क्लास आउट हो गई थी। हाँ, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में अर्बन माइग्रेशन के बारे में समझा था। कुछ छात्राओं को ये समझ में नहीं आया कि अर्बन माइग्रेशन होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्बन मीन्स नगरीय, जो सिटीज का एक पुंज है। और माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवसन, जिसे माइग्रेट के आधार पे भी हम समझ सकते हैं। देखिए, हम छोटे छोटे कस्बों से नगरों की ओर जाते हैं, नगरों से महानगरों की ओर जाते हैं, और महानगरों से राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर जब हम जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा माइग्रेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने परिवार के साथ गांव में निवास कर रहा है। अब चूंकि जजमानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति के अंदर अब उसका जो सेवाओं के बदले में सेवाओं का आदान प्रदान का जो स्वरूप था वो समाप्त हो गया। उसके उद्योग धंधे समाप्त हो चुके। ऐसी स्थिति में अब नए जीवन अवसर को प्राप्त करने के लिए, नई स्थितियों को प्राप्त करने हेतु उसे कुछ अर्थोपार्जन का कार्य करना पड़ेगा। अब वो किसी कस्बे में जाता है जो नियर बाई है अपने गांव से। वहां जाकर वो अस्थायी रूप से निवास करेगा, किसी के यहाँ रेंट पे रहेगा, काम धंधे की तलाश करेगा, और काम धंधे की तलाश करने के बाद वहाँ अस्थायी निवास बनाएगा। अब वो गांव से कस्बे में माइग्रेट हुआ। चूंकि वहाँ की सुख सुविधाएं अधिक हैं, ऐसी स्थिति के अंदर उन सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वो अपने परिवारजनों को आकर्षित करेगा कि आप यहाँ गांव में क्यों हैं, गांव में आपका कोई उद्योग धंधा नहीं है, आप यहाँ पर अपनी मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं गांव में लोग चौपाल पे बैठ के ताश खेलना, खेत खलियान में घूमना। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, शहरी आकर्षण के किस्से सुनाएगा। देखो वहाँ बिजली बहुत आती है 24 घंटे, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आप कोई भी अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। शहर में आपकी जात बिरादरी के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। उनको वो एक आकर्षण का बिंदु देता है कि गांव में आप रहते हो, आपसे आपकी जाति पूछी जा रही है, आपके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है। तो गांव वाले सोचते हैं कि हम यहाँ गांव में रहकर दिन भर गर्मी में परेशान हैं, हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्थिति के अंदर कार्य कर रहे हैं, और ये शहरों में हमारा जो मित्र है वो आनंद की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में वो भी उसके साथ काम करने के लिए चला जाएगा, और वहां जो काम करने का जो आधार है वो एक अपने जीवन स्तर के सुधार में आएगा। अब इसका थोड़ा सा चेंज आप कीजिए कि कोई आदमी ऑलरेडी किसी छोटी सिटी में रह रहा हो, जैसे हम लोग बांदीकुई में रह रहे हैं। बांदीकुई सिटी है। अब बांदीकुई से कोई व्यक्ति जयपुर के महानगरीय आकर्षण से प्रभावित होकर वहां पर जाए, वहां किराए पर रहे, धीरे धीरे वहां कोई कोर्स डिप्लोमा करने लगे, और अपने मित्रों से कहे कि आप वहां चलिए और देखिए वहां पर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, वहां पर अपनी इच्छा से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। अब इस बात से प्रभावित होकर कोई आपका मित्र या समुदाय परिवारजन का व्यक्ति वहां जाकर रहने लगे, तो ये माइग्रेट हुआ सिटी टू मेट्रो, यानी आप कस्बे से किसी नगर की ओर माइग्रेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अब ये माइग्रेशन है मेट्रो से मेट्रो में भी हो सकता है। किसी की नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद उसका ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया। अब जयपुर से उदयपुर जा रहा है तो इंटरसिटी के आधार पर या इंटर स्टेट के आधार पर वो एक राज्य के नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा है। और यदि राज्य बदल गया, देश बदल गया, मान लीजिए उसको अमेरिका में या खाड़ी प्रदेशों में कोई अवसर मिला और वो वहां पे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां जो उसको अवसर मिला, जहां उसने अपनी एक विशेष स्थिति को अपनाया, तो ये माइग्रेशन का स्वरूप होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। पीडीएफ का जो आधार है वो आधार मैंने अपने स्तर पर डेवलप किया है, और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से आप एक विशेष प्रकार की
जो मैं क्लास लेना चाह रहा था, जो नोट्स के रूप में आपको मैं देना चाहता हूँ, वो अपना ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हल हो जाए। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं एक पीडीएफ आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पर आ रही है। इसमें मैंने लिखा इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बन माइग्रेशन, यानी नगरीय प्रवेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो नगरीय प्रवेशन का, जैसे मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया, 4 प्रकार है। गांव से नगर की ओर, जिसको आप इस रूप में देख सकते हैं, गांव से नगरों की ओर। फिर है एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर की ओर, एक राज्य के नगर से दूसरे नगर की ओर। तो ये 4 प्रकार का अगर हमने देखा। अब प्रश्न उठता है कि इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। इसके परिणाम के संदर्भ में हम आर्थिक परिणामों की बात करें कि देखिए, किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक संरचना प्रवसन से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जिस स्थान पर पॉपुलेशन का घनत्व अधिक होगा, वहां निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि लेबर क्लास बहुत होगी। भाई, जैसे आप जयपुर, मुंबई, बड़े दिल्ली, इन शहरों का उदाहरण देखें, तो वहां पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो निश्चित रूप से वह लेबर क्लास भी होगी। अब ये लेबर क्लास वहां का तो वासिंदा है नहीं, ये लेबर क्लास कहीं ना कहीं आसपास के छोटे छोटे कस्बों से, नगरों से आई है, और वहां पर श्रम शक्ति का संतुलन प्रतीत होता है। इससे दोनों क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब होता क्या है कि कम विकसित प्रदेश के नगरों में विकसित प्रदेशों के लोगों के द्वारा जब प्रवसन होता है, तो वहां इनइक्विटी में कमी होती है, यानी कि असमानता में कमी होती है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक कस्बे का आदमी जो जात पात का शिकार है और महानगर में चला गया, तो उसे वहां एक सम्मान मिल रहा है, तो या उसके असमानता में कमी का दृश्य देखा जा सकता है। अच्छा, दूसरा चीज, प्रवसन करने वाले जो लोग होते हैं, वो विकसित प्रदेशों से आय तो ले आते हैं और अपने क्षेत्र में बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां की इकोनॉमी डेवलप होती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अपने दिवाली का जब सीजन चलता है तो घर वाले यूं कहते हैं कि भाई, दिवाली यदि महीने के 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ जाए, तो अक्सर हंसी मजाक में हम कह देते हैं इस बार दिवाली अच्छी मनेगी, क्योंकि लोगों को तनख्वाह मिली है। क्योंकि 1 तारीख को कहते हैं ना, तनख्वाह मिली है, 2 को मिलती है सरकारी संयंत्र में, प्राइवेट सेक्टर में। तो लोग सोचते हैं कि वो पैसा मार्केट में आएगा। अब कोई यहाँ से कमाने के लिए गुजरात गया है, महाराष्ट्र गया है। हमारी ट्रेडिशनल जो एक खूबसूरती क्या है कि लोग अपने त्योहार मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब त्योहार मनाने वो आएंगे, तो वहां त्योहार मनाने का जो आधार है, वो आधार इस रूप में है कि लोग पैसा खर्च करेंगे। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि बाहर से कमा के लाया है और यहाँ पे खर्च करेगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि प्रवसन करने वाले लोग विकसित प्रदेशों से आय तो अर्जित कर लेते हैं और अपने क्षेत्र में बेचते हैं, और वहां की इकोनॉमी डेवलप होती है। यह बात नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। हाल ही में एक अध्ययन हुआ, उसके अनुसार क्या निकला कि खाड़ी देशों में जो प्रवेशन करने वाले लोग हैं, खाड़ी देशों में जो माइग्रेट होके गए हैं, वहां से आने वाले लोगों की वजह से भारत की विदेशी मुद्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। केवल केरल जैसे छोटे राज्य को हम देखें तो वहां 600 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में आता है, जो भारत में, जो वहां के लोग अलग अलग देशों में या तो व्यापार के लिए गए हैं, या उद्योग के लिए गए हैं, या बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गए हैं। इससे बहुत ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। नगरीय प्रवेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, एक उद्योग के सह उत्पादन के संबंधी क्रियाएं। अब यहाँ प्रश्न उठा है, बाई प्रोडक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक का खिलौना बनाने वाली कंपनी है, उसमें बैटरी का सेल भी लगता है, प्लास्टिक मटेरियल भी लगता है, उसके अंदर कुछ चिप भी लगती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाला व्यवसाय हो गया, सेल बनाने वाला व्यवसाय हो गया, खिलौने को एक अरेंज करने वाला व्यवसाय हो गया। तो बाई प्रोडक्ट्स इनसे मिलते जुलते हो गए। ठीक इसी प्रकार जैसे हम राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना हो रही है या काम भी कर रही है, तो वहाँ पेट्रोल के अतिरिक्त ये थोड़ी पेट्रोल डीजल निकलता है, वहाँ पे डांबर निकलता है, प्लास्टिक है, रासायनिक रबर है, पैकिंग करने वाले सामान है, परिवहन की ट्रांसपोर्टिंग डेवलप होती है, और वैसलीन जैसे उद्योगों को एक बहुत बड़ा, मतलब ये मान लीजिए आप उसको, जो मरणासन उद्योग धंधे वाली पोजीशन है, उसको एक संजीवनी मिली है। तो प्रवसन से जैसे जैसे नए उद्योगों में वृद्धि होती है, उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी में विकास होने के साथ साथ वह मार्केट डेवलप होते हैं, मार्केट विस्तार होता है, और अनेक प्रकार की आर्थिक संरचना में परिवर्तन आते हैं।
अब इसके दूसरा जो इम्पैक्ट होता है नगरीकरण में वृद्धि। अब यह प्रश्न उठा कि नगरीकरण क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा कि बड़े नगरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं अराउंड 15 से 20 किलोमीटर, उस क्षेत्र के लोग जब नगरों के अंदर आकर्षण के वशीभूत आकर रहने लगते हैं तो निश्चित तौर पर नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो नगरों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई, इस जनसंख्या में वृद्धि का जो आधार होता है वो नगरीकरण को बढ़ावा देता है। नगरीकरण में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, बड़े नगरों का विकास नगरीय परिवर्तन का परिणाम माना जाता है। और ये माना गया है कि अब भारत में स्वतंत्रता के समय जो नगरों की जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1950 में जहां 10 लाख की पॉपुलेशन वाले जो जनसंख्या वाले नगर थे वो 6 ही थे, और आप ताज्जुब करेंगे 2011 की जनगणना के समय 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या 46 हो गई है, और करंट आंकड़ा देखा जाए तो ये संख्या 68 के करीब यानी 68 के करीब पहुंच चुकी है। दूसरा तथ्य है कि 1951 की जनगणना के समय 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 76 थी, 2011 में 525 हो गई और अंदाजन अब 700 के ऊपर है। नगरीय जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि कहां पे हुई है? दिल्ली में। यहाँ 1951 में 14.37 लाख लोग रहते थे, और आज दिल्ली की जनसंख्या हम देखें तो लगभग 1.63 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और अभी वर्तमान आंकड़ों में 1 करोड़ 90 लाख से ऊपर की संख्या हो गई है। दूसरी ओर छोटे नगरों की जनसंख्या में कमी आई है। स्वतंत्रता के समय तक जब 50,000 से कम जनसंख्या वाले जो नगर थे उनका पॉपुलेशन के बेस पर देखा जाए तो 47% लोग निवास करते थे, अब ये घटकर 28% से कम हो गया है, यानी नगर बड़े नगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जब हम नगरीकरण की अन्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो नगरीय जीवन शैली की विशेषताएं बढ़ने लगती है। इन विशेषताओं में सांस्कृतिक मिश्रण, संबंधों में औपचारिकता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा, नए जीवन मूल्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं दशाएं देखी जा सकती है। ये स्थिति जनसंख्यात्मक परिवर्तन के साथ ही सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन को पैदा करती है। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर, दो ऐसे विद्वान, उनका विचार है कि नगरीय परिवर्तन का एक मुख्य प्रभाव सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ग्रामीण समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं जिनका संदर्भ लिटरेरी कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है। मिल्टन सिंगर जो हैं वो शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है वहां के शहरी अध्ययनों को करने वाले प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने बताया कि जब नगरों में माइग्रेशन बढ़ता है, प्रवासन की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो वहां का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोगों के रिलेशन चेंज होते हैं। कैसे होंगे? एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एक व्यक्ति अपने गांव में अच्छे प्रकार से निवास कर रहा था, वहां उसको शहर में जाने का अवसर मिलता है, और ऐसी स्थिति के अंदर जब वो शहर में जाकर एक नई प्रकार की संरचना में अपने आप को जोड़ता है, जैसे शहरी लोगों के रहन सहन को अपनाता है, उनके जीवन मूल्यों को अपने क्षेत्र में उतारता है, तो ऐसी स्थिति में जीवन मूल्यों को अपनाना उसकी लाइफ को चेंज कर देगा, उसकी आदत में परिवर्तन ला देगा, क्योंकि वो व्यक्ति जब अपने गांव में जाएगा तो उसकी दैनिक चर्या बदल जाएगी। वो अपनी संबंधों की गरिमा के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कहावत है ना कि नगरीय संस्कृति का असर आ गया। तो ये सोशल चेंज की श्रेणी में आएगा, और ना केवल सामाजिक संरचना प्रभावित होती है बल्कि उसका परंपरागत स्वरूप भी बदलने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। अब यह प्रश्न उठा कि भारत की परंपरागत सामाजिक संस्थाओं को बदलने में नगरीय प्रवेशन की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे, ए.आर. देसाई, आप नाम याद करें, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे,
AR देसाई ने नगरों में केंद्रक अथवा मूल परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि को नगरीय प्रवसन का परिणाम माना। इसका मतलब क्या है? केम कपाड़िया कहना चाहते हैं कि नगरों के केंद्रक मूल परिवारों की संख्या, मूल परिवार का मतलब जो एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं, वहां पर लोग धीरे धीरे पति पत्नी बच्चों के साथ निवास करने लगते हैं, तो ये प्रवसन का ही परिणाम है। नगरों में विभिन्न सांस्कृतिक समूह के द्वारा साथ साथ काम करने, व्यवसाय में सभी जातियों का योगदान होने के कारण या जाति के सभी परंपरागत नियम लगभग समाप्त हो चुके हैं। यानी अब नगरीकरण और प्रवसन से क्या फायदा हुआ कि गांव में जैसे छुआछूत था, एक जाति और दूसरी जाति के बीच में असमानता थी, अब वो चीजें नगरों में खत्म हो गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति नगर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो होटल वाले से पूछे कि भैया मेरे आने से पहले इस सीट पर कौन बैठा था। वो इतना छुआछूत नहीं करता, वो अपना मेंटल लेवल डेवलप कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में वहां परंपरागत नियम लगभग समाप्त हो गए। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने भी ये स्पष्ट किया कि जिन नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन अधिक हुआ है, यानी माइग्रेशन ज्यादा बढ़ा है, वहां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हुई है। देखिए, यह एक नया कंसेप्ट आया, संस्कृतिकरण। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी ऊंची जाति, डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति को देखकर कम प्रतिष्ठा वाली निम्न जातियां उसका जैसा बनने की इच्छा करती है, इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी आप इसको यूं समझिए, एक व्यक्ति नीची जाति का है और वो अपने क्षेत्र में ऊंची जाति की प्रतिष्ठा को देखकर मन ही मन सोचता है कि लोग मुझसे इसलिए घृणा करते हैं कि मेरी नीची जाति है, क्यों नहीं मैं शहरों में चला जाऊं। अब वो मान लीजिए यहाँ छोटा गांव छोड़कर दिल्ली चला गया और दिल्ली में किसी ऊंची जाति के यहाँ अपना नाम बदलकर, जाति बदलकर उनके यहाँ किराए से रहने लगा, उनकी कल्चर को सीखने लगा और दूसरे किसी हिस्से में जाकर सरनेम चेंज करके रहने लगा, तो ये संस्कृतिकरण है। नगरों में ऐसा ही होता है। वहां माइग्रेशन के फलस्वरूप व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान संस्कारों के प्रति उदासीन हो जाता है। जन्म स्थान के परिवार में ये करना उसके लिए आवश्यक समझा जाता था, वो वहां नहीं करता। नगरों की संस्कृति लॉजिकली होती है, तर्क प्रधान होने के कारण व्यक्ति के जीवन पर धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। स्त्री स्वतंत्रता को अधिक महत्व मिलता है, जहां उसे पर्दा प्रथा या स्त्री को एक अलग प्रकार के डायन बनाकर उनके साथ अत्याचार करना, ऐसी प्रवृत्तियां होती थी, उनसे वहां मुक्ति मिलती है और वहां पर एक अलग प्रकार का व्यवहार देखा जा सकता है। ये नगरीकरण का परिणाम है, यानी कि महिलाओं के उत्थान में, सशक्तिकरण में माइग्रेशन का बहुत बड़ा असर है। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति द्वारा अपने जन्म स्थान को छोड़ने के साथ ही सामाजिक संस्थाओं के परंपरागत प्रतिमानों का प्रभाव कम होने लगता है। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण में स्पष्ट किया कि नगरों में व्यक्ति के द्वारा निभाई जाने वाली अनेक भूमिकाओं के कारण परंपरागत संस्थाओं और आधुनिक व्यवहारों के बीच में मिश्रण होने लगता है। यह एक ऐसा प्रभाव है जिससे भारतीय समाज की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं में अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। ये जो आधार था, इसके अतिरिक्त माइग्रेशन से एक बड़ा परिवर्तन और देखा गया कि यह सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है। अब ये बड़ा विवादास्पद बिंदु है कि ये सामाजिक समस्याओं में वृद्धि कैसे करेगा। अनेक लेखकों का यह मानना है कि भारत में नगरीय प्रवसन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि एक तो वहां पर आवास की कमी है, इससे कच्ची बस्तियां बनेंगी, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, मेंटली टेंशन्स बहुत होंगे, बेरोजगारी है, एलिनेशन यानी अलगाववाद है। ये सारी चीजें समस्याओं के रूप में आती है। आपने कई बार फिल्मी दुनिया में जो सितारे चमक जाते हैं, वो अपनी स्ट्रगल की जब स्टोरी सुनाते हैं तो सुनने को आता है कि जब वो स्ट्रगल के दौरान थे तो फुटपाथ पर सोते थे। और आपने दूसरी ओर सलमान खान का वो प्रकरण भी सुना होगा कि फुटपाथ पे सोने वाले लोगों पर उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। यानी आदमी सो तो रहा है ये सोचकर कि मैं गहरी नींद में सोऊंगा, और मन ही मन वो भयभीत तो रहता है, पता नहीं रात को कोई ठोक गया या एक्सीडेंट कर गया तो पता नहीं जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये उदाहरण मैंने एक हंसी मजाक के हिसाब से बताया आपको,
लेकिन यह समझने वाली बात क्या है कि वो उस टेंशन में फुटपाथ पर सो रहा है, वो उस टेंशन में, उस पोल्यूशन में, अनेक तनावों को लेकर जी रहा है। उसके पास ये स्थिति है, कल उसका रोजगार होगा या नहीं होगा उसके पता नहीं है। वो अपने आप को पृथक कर लेता है, सबसे अलग रहता है। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि अधिकांश नगरीय समस्याएं असंतुलित नगरीय प्रवसन का परिणाम है, यानी एक प्लानिंग वे में माइग्रेशन नहीं होता। ऐसा अनुमान है कि भारत के बड़े नगरों की लगभग 40% जनसंख्या उन लोगों की है जो दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्र और छोटे नगरों से रोजगार की तलाश में आकर रहने लगते हैं। निश्चित तौर पर उनको रहने की सुविधा नहीं मिल पाती। वो अपना फिजिकल लेबर करते हैं, फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग हैं, इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले रहने की समस्या, जो कि झोपड़ी में निवास करते हैं, पोल्यूशन की वजह से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, पीने का बढ़िया पानी भी उनके पास नहीं होता। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो सांस लेने की समस्या है उससे ग्रसित हो जाता है। और आजकल कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उसको अपनी जीवन को भी वो खो सकता है। इस तरह की समस्या है। ब्रेन डायन एक शब्द है, प्रतिभा का पलायन। देखिए, प्रतिभा पलायन का, इसको कुछ पढ़ने से पहले आप एक बात समझें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग यहाँ अच्छी पढ़ाई करके अमेरिका में एमबीए करने गए। अब यहाँ उसने इतना एजुकेशन लिया, उसका लाभ इंडिया को तो मिला ही नहीं। अमेरिका में जाकर एमबीए करके अच्छी कंपनी में वहाँ ज्वाइन कर लेता है। अगर ये प्रवसन ही नहीं होता, माइग्रेशन नहीं होता, तो क्या वो हमारी प्रतिभा अमेरिका जाके बसती या किसी अन्य देश में जाके बसती? तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। इसका संबंध यहाँ के प्रतिभाशाली नवयुवकों के संदर्भ में है कि वो अपनी इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षित तो होते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर नए नवाचारों में शामिल हो जाते हैं और उनकी उस उपयोगिता का लाभ हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। बहुत से लोग इस संदर्भ में ये तर्क देते हैं कि हम कमाने के लिए जा रहे हैं, बाद में हम इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार 80 से 90% लोग जिस देश में जाकर बसते हैं वहीं के बासिंदे हो जाते हैं और कई बार तो अपने माता पिता के अंतिम समय पे दर्शन करने भी नहीं आ पाते। तो ये बहुत बड़ा परंपरागत रूप से भी मुद्दा है जो माइग्रेशन के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन की समस्या होती है। नगरीय प्रशासन के फलस्वरूप जितने भी लोग हैं वो सब शहरों में जमावड़ा करते हैं, पॉलिटिकल मोर्चा, नैतिकता के आधार पे सम्मेलन करते हैं, सेमिनार्स हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन लोगों के प्रबंधन करने की एक समस्या है जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चुनौती है। सबसे बड़ी सुरक्षा। अभी थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, दंगा हो जाए, तो सब प्रशासन में उंगली उठाते हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा। लेकिन वो भी कहाँ तक करे? करोड़ों की पॉपुलेशन वाले शहरों में कोई बड़ा आप राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कर दें तो वहां लोगों को आप बेसिक बिजली, पानी और आवास नहीं दे पा रहे, उनको क्या सुरक्षा देंगे? ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई रैली, कोई नेता का मोर्चा निकलेगा तो सारी चीजें इधर ही रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो संदर्भ है वो एक बहुत बड़ी प्रभाव को दर्शाता है। मैंने इस क्लास के संदर्भ में आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है। अभी मेरे पास 4 लड़कियां जुड़ी हुई हैं। इसमें साक्षी है, शिवानी शर्मा है, आरती है, पूजा टोंक है। 7 ने एनरोल्ड किया था, 4 जुड़ी हुई है। आप लोग कोशिश करें, मेरे लिए भी ऐप नया है, मैं भी प्रयास करूंगा कि इसमें कुछ अपडेट करूं। आप लोगों का जो फीडबैक है उसका मुझे इंतजार रहेगा और कल मैं जिस समय क्लास लूंगा आपको पहले बता दूंगा और उसके आधार पे आप कोशिश करें कि इससे जुड़ें। धन्यवाद।